सबको गुड आफ्टरनून। मैं लीना खांडेकर और आज आप सबका हमारा सिडेस्को सैनिटेशन और स्टरलाइजेशन अवार्ड हिंदी सेशन डे 2 में मैं स्वागत करती हूँ। और जैसे आप सब लोगों को मैंने कहा है कि ये इसके पहले भी हमने हिंदी सेशंस, इंग्लिश और मराठी सेशंस किए थे। मैक्सिमम 1500 से ऊपर लोगों ने ये ट्रेनिंग लिया है और सर्टिफिकेशंस भी लिए हैं, एग्जामिनेशन को अपीयर हुए थे, उनको सर्टिफिकेट भी मिले हैं। और ये हमारा सेकेंड राउंड है हिंदी सेशन का और आज हमारा ये डे 2 है। तो मैं आपसे हमारा आज का टॉपिक शेयर करना चाहूंगी। सो आई विल शेयर माय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विथ यू ऑल। सिडेस्को ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्थापन हुई, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, सैनिटेशन एंड स्टरलाइजेशन अवार्ड देने का उनका महत्व क्या है, सिडेस्को ने ये अवार्ड क्यों लाया, ये सारी चीजें हमने हमारे पहले सेशन में भी डिस्कस की है। इसके बारे में एक ओरिएंटेशन वीडियो हमने बना के फेसबुक पेज पे डाला है। तो कोई अगर आज के सेशन में नए ज्वाइन हुए हो तो आप प्लीज वो हमारा जो फेसबुक पेज है या इंस्टाग्राम पेज है लीना खांडेकर ऑफिशियल, इस पेज के ऊपर जाके आप वो ओरिएंटेशन वीडियो जरूर देख सकते हैं। कल का जो लिंक होगा हमारा सेशन का वो भी मैंने आपको अभी चैट विंडो में डाला है, तो आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो। और किसी और को इस फ्री ट्रेनिंग में अगर इंटरेस्ट है, किसी को ये एग्जामिनेशन को अपीयर होना है, तो आप उन तक भी ये लिंक सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इस कोर्स का जो बेनिफिट है, हम कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए। और सैनिटेशन और स्टरलाइजेशन ये चीज हमारे लिए सैलून बिजनेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है और हम सब मिलके इसको अच्छे से पढ़ेंगे और ये सारी चीजें हमारे रिस्पेक्टिव सैलून्स में हम फॉलो करेंगे। तो हम आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। कल जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। तो हम आज के टॉपिक की तरफ जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है प्रिकॉशंस टेकन इन दिस सैलून टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन एंड क्रॉस इन्फेक्शन। अभी जैसे हम लोग बार बार इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं या फिर कंटामिनेशन की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वापस मैं कहना चाहूंगी कि हमारा बहुत ही टच बेस काम है। हम क्लोजली स्किन के साथ या हेयर के साथ क्लाइंट के काम करते हैं, इसीलिए हमें सारी चीजों के बारे में ध्यान देना काफी जरूरी है टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड क्रॉस इन्फेक्शन, जिसका किसी भी तरीके से हमें एक दूसरे की वजह से तकलीफ ना हो। सबसे पहले हैंड वॉश, जो हमने बार बार सुना है और हमें कोविड की वजह से वो अच्छी तरह से अभी पता चला है कि मिनिमम 20 से लेके 60 सेकेंड तक हमें बहुत अच्छी तरह से हमारे हाथ वॉश करने हैं, अच्छे से सोप यूज करके या हैंड वॉश यूज करके, उसके बाद सैनिटाइजर का यूज करना है। आप सैलून में ड्राई पेपर्स, जैसे हम टिश्यू पेपर्स बोलते हैं, तो आप जरूर पेपर टॉवल रख सकते हो, जिसकी वजह से आसानी होगी कि हैंड जल्दी सूख जाएंगे। सर्फेसेस जो है, टेबल टॉप्स है, ट्रॉलीज है या फिर आपके फ्लोर्स है, इन सबको आपको अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करना है। फिर जो भी ट्रीटमेंट वुंड्स होंगे, जैसे कोई कभी कभार हमें लगता है ब्लीडिंग होता है, ब्रूजेस आते हैं, मतलब सूजन आती है, तो जो भी चीजों के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको बैंडेज करना है, तो उन चीजों का इस्तेमाल हमारे सैलून में जरूर होना चाहिए। और उसके लिए जो चीजें लगेंगी, जैसे कोई वुंड क्लीन करना है तो उसके लिए जो चीजें लगेगी वो हमें चाहिए। जैसे कल हमने डिस्टिल वाटर का जिक्र किया था, सेवलॉन आप रख सकते हो, डेटॉल आप रख सकते हो, जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। कॉटन बॉल्स आपको रखने होंगे, इसी के साथ आपको कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम या सोल्यूशन उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। और जिस एरिया में आप वो वुंड को या जख्म को क्लीन करोगे, उसको बैंडेज करोगे, उस एरिया को भी वापस बाद में आपको अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा।
फिर है डिस्पोजेबल। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि ट्रे में कुछ चीजें, सीजर्स, स्पैचुलास, ऐसी चीजें रखी है। तो ये क्या है कि हम लोग सैलून में काफी बार टैटू आर्टिस्ट हो या फिर कोई नीडल थेरेपी करते हैं, माइक्रो ब्लीडिंग करते हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रोलिसिस जैसे ट्रीटमेंट्स करते हैं, तो हम थिन नीडल्स यूज करते हैं। सीजर्स तो हम रेगुलरली सैलून में यूज करते हैं। तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि पूरी तरह से उसको हम स्टरलाइज करें। सारी मेटल चीजें जो भी हम यूज कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से स्टरलाइज करें। अगर नीडल्स यूज कर रहे हैं तो उसको शार्प बॉक्स में बाद में डिस्पोज ऑफ करें। कल हमने उसके बारे में पढ़ा था। फिर कोई मेटल चीजें अगर यूज कर रहे हैं तो हमें ग्लास बेड स्टरलाइजर या फिर यूवी, जिसको हम ऑटोक्लेव बोलते हैं, उसमें पहले स्टरलाइज करना है। बॉइलिंग टेम्परेचर पे उसको अच्छी तरह से स्टरलाइज करने के बाद आप उसको जरूर ऑटोक्लेव में रख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट अगर हम यूज करते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं नियर द स्किन, अगर हम इसको यूज करते हैं तो कभी कभार ऐसे हो सकता है कि उससे आपने किसी ऑब्जेक्ट से आपने कोई पियर्सिंग किया है, जैसे नीडल है या कोई ट्वीजर यूज किया है, उसको अच्छी तरह से क्लीन नहीं किया और वही सेम दूसरे क्लाइंट को अगर हमने यूज किया तो उससे इन्फेक्शन होगा, उससे डिसीज फैलेगा। तो वो चीज हमें नहीं करनी है। अगर हम कोई डिसइंफेक्टेंट यूज भी करते हैं तो हमें अच्छी तरह से उसको स्टरलाइज करके डिसइंफेक्ट करके फिर क्लाइंट को, दूसरे क्लाइंट को हमें इन मेटल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना है। फिर कोई भी ट्रीटमेंट अगर हम लोग देते हैं तो कॉटन वूल, जैसे हमारे कॉटन बॉल्स होते हैं, उसको आप मिथाइलेटेड स्पिरिट में डुबो के यूज कर सकते हो। जैसे क्लोरेक्सिडाइन होता है या ग्लूकोनेट होता है, उससे हम लोग ये अच्छी तरह से, बिकॉज ये एंटीसेप्टिक्स है, इसको उस जगह को जहाँ पे भी आपने पियर्सिंग किया होगा या फिर आप ने जहाँ पे भी मान लीजिए कि निडल थेरेपी की होगी, वहां पे उससे हम यूज करेंगे क्लोरोक्सिडाइन से, क्योंकि वो डिसइंफेक्ट करेगा, वहां से वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा। तो इसीलिए हमें एंटीसेप्टिक यूज के लिए मिथाइलेटेड स्पिरिट या फिर हमें एंटीसेप्टिक जैसे क्लोरेक्सिडाइन जैसी चीजें या ग्लूकोनेट जैसी चीजों को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको अच्छी तरह से हैंड वॉश करना है। अभी डिसइंफेक्टेंट क्या होता है और एंटीसेप्टिक क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे जाके जानेंगे। तो आपका हाथ अच्छी तरह से साफ होना चाहिए उसके बाद, या फिर ये सब चीजें आप ग्लव्स डाल के करिए, और ग्लव्स निकालने के बाद भी आप हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। अभी कोई भी कट होता है, जैसे सीजर से आप हेयर कट कर रहे हो और आपको कट हो गया, तो आपको वाटरप्रूफ मटेरियल वाला बैंडेज लगाना है। पहले उस जख्म को अच्छी तरह से धोना है, क्लीन करना है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। उसके लिए रनिंग वाटर में आप वो फिंगर को पकड़ सकते हो। अगर वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है और ओपन वुंड रहता है या ओपन वो जख्म रखते हो आप, तो क्या हो जाएगा, वो ओपन रखने की वजह से वहां पे बैक्टीरिया तैयार होंगे और उसकी वजह से फिर ये इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, कंटामिनेशन बढ़ेगा। तो आपको ये बैक्टीरिया को फैलने से बचाना है, रोकना है। फिर हम यूज करेंगे डेटॉल, जैसे हम हर बार यूज करते हैं, तो हम कोई भी जख्म होता है, वुंड होता है, तो उसके ऊपर डेटॉल जरूर यूज करेंगे। देन यू कैन यूज प्लास्टर्स या फिर प्लास्टिक वाटरप्रूफ टेप आते हैं, ड्रेसिंग मटेरियल आता है, उसको आप जरूर यूज कर सकते हो। विदाउट फर्स्ट एड किट कोई भी सैलून नहीं होना चाहिए। हमेशा सैलून में फर्स्ट एड किट का होना जरूरी है, जो भी हमने कल पढ़ा था। अभी नीडल्स जैसे हम यूज करते हैं तो उसको डबल डिप नहीं करेंगे। जैसे कोई भी नीडल यूज करते हो तो डबल यूज उसका नहीं होगा। एक क्लाइंट को एक नीडल, फिर वो नीडल को हमें फेंकना है शार्प कंटेनर डिस्पोजेबल बॉक्स में। कोई भी नीडल को यूज करते हो तो आप डैम्प कॉटन वूल के ऊपर भी उसको रख सकते हो, या ट्वीजर अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके साथ भी डैम्प कॉटन वूल यूज कर सकते हो। उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लेके वो ट्वीजर से अगर आप आईब्रो क्लीन कर रहे हो या ट्वीजर आप यूज कर रहे हो या अपर लिप्स क्लीन कर रहे हो, कभी कभार ऐसे भी होता है कि थ्रेडिंग की जगह पे हम ट्वीजर यूज करते हैं, या फिर वैक्सिंग किया और एक हाथ दो बाल अगर हाथ पे या स्किन पे रह गया तो हम ट्वीजर से निकालते हैं। लेकिन तभी आप हाथ में डैम्प वूल कॉटन रख सकते हो, उसके ऊपर थोड़ा सा एंटीसेप्टिक रख लीजिए और बाद में निकालने के बाद उस ट्वीजर को आप अच्छी तरह से ऑटोक्लेव में स्टरलाइज कर लीजिए।
फिर कोई भी क्रीम्स यूज करने, कल हमने देखा था कि हम स्पैचुला का इस्तेमाल करेंगे या फिर ट्यूब फॉर्म में, बॉटल फॉर्म में यूज करेंगे ताकि सिर्फ पोर करे तो वो कंटेनर में प्रोडक्ट आ जाए। लेकिन जार कंटेनर यूज करना हम लोगों को एक्चुअली स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जार कंटेनर्स यूज करते हैं तो उसमें से फिंगर डाल के क्रीम नहीं निकालेंगे, उससे भी कंटामिनेशन बढ़ सकता है। हम उसके लिए स्पैचुला या वुडन स्पैचुला या डिस्पोजेबल स्पैचुला का यूज करेंगे। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि वैक्सिंग चल रहा है, तो वैक्सिंग करते समय कभी कभार ऐसे हो सकता है कि थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, स्पेशली जब भी फर्स्ट टाइम वैक्सिंग करते हैं तभी तो हमेशा ब्लीडिंग होता है, और ज्यादा करके अंडर आर्म्स करते हैं तो हमें कभी भी वैक्स स्ट्रिप को, अगर ब्लीडिंग हुआ स्किन के ऊपर, तो वो सेम वैक्स स्ट्रिप हम दूसरी जगह पे नहीं यूज करेंगे, या दूसरे क्लाइंट को तो बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते। आपको एक वैक्स स्ट्रिप एक एरिया के लिए रखनी है और दूसरे एरिया के लिए, दूसरे हिस्से के लिए, उस स्किन के दूसरे हिस्से के लिए आप दूसरा वैक्स स्ट्रिप यूज करोगे, या फिर उसको काट के आप यूज कर लो, तो ये कॉस्ट सेविंग भी हो जाता है। अभी कोई भी वैक्स यूज करते हैं तो डबल डिप नहीं करना है। आपको एक साइड से स्पैचुला, अगर आपने वुडन स्पैचुला लिया, एक साइड से वैक्स को ले लीजिए, लगा लीजिए स्किन के ऊपर, फिर उसके ऊपर टिश्यू पेपर रैप कर दीजिए, देन यू कैन यूज द अदर साइड, सेकेंड अदर बाजू ले लीजिए, दूसरी बाजू, उसके ऊपर वापस से वैक्स कर लीजिए उसके साथ, या फिर उसके बाद भी आप उसके ऊपर टिश्यू पेपर लगा सकते हैं और फिर डस्टबिन में डाल सकते हैं। जब भी कोई भी वैक्स स्ट्रिप या वैक्सिंग स्पैचुला जो आपने यूज किया, अगर आपको वो डस्टबिन में डालने हैं, फर्स्ट आपको डस्टबिन के अंदर एक लिनन या बैग रखनी होगी, प्लास्टिक बैग, उसके अंदर ये सब चीजें जाएगी, ताकि जब भी आपको वो डस्टबिन क्लीन करना है आप सिर्फ वो बैग को उठा के फेंक सकते हैं। इस तरीके से हमें ख्याल रखना होगा। फिर सर्जिकल मास्क, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, इन्होंने सर्जिकल मास्क पहना है, एप्रन पहना है, शावर कैप पहनी है, डिस्पोजेबल ग्लव्स पहने हैं, तो इन सारे चीजों का इस्तेमाल हमें जरूर करना है। फेस शील्ड भी पहनना है, अगर आप बहुत ही नजदीकी से काम कर रहे हो तो इट इज मैंडेटरी। फिर हाथ बार बार धोने हैं आपको, जैसे कोई क्लाइंट करते हो, किस चीज को हाथ लगाते हो, तो आपको हाथ बार बार धोने हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। किसी को अगर सर्दी है, कोल्ड है, जुकाम है, तो भी मास्क का पहनना बहुत जरूरी है। और कोई स्नीजिंग करता है या ब्लोइंग करता है तो हमेशा कांटेक्ट जो है या गैप जो है, डिस्टेंस जो है दो लोगों के बीच में, वो कम से कम 2 फीट से ज्यादा होना चाहिए। अभी कोई भी जनरल एडवाइस जैसे देंगे, हम लोग सभी को वही बोलेंगे कि अगर आपको सर्दी जुकाम है, बुखार है, तो आप प्लीज बाहर मत पड़िएगा, घर पे रहिएगा। तो ये चीजों के बारे में हमें जरूर कहना होगा, क्योंकि इससे भी क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। अभी डस्टबिन के बारे में हमने कल भी बात की थी। कोई भी डस्टबिन हम यूज करेंगे तो वो पैर से ओपन होने वाले डस्टबिन यूज करेंगे। ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे हम। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर क्लीन करने हैं, जैसे कि क्लीपर्स होते हैं, हेयर कट के टाइम पे यूज करते हैं, सीजर्स होते हैं, तो इसको हम अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लेंगे, स्टरलाइज कर लेंगे। सैनिटाइजर स्प्रेज भी आते हैं। क्लिपर को हम लोग ऑटोक्लेव के अंदर नहीं डाल सकते हैं। अगर रिमूवेबल अटैचमेंट्स है तो जरूर उस स्टील अटैचमेंट को हटा के आप स्टरलाइजर में डाल सकते हो, लेकिन कभी कभार वो वैसे अटैचमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, वो क्लिपर को ही फिक्स होते हैं, तो हम वो अटैचमेंट के ऊपर सिर्फ डिसइंफेक्टेंट जो हमारा सैनिटाइजर होगा वो स्प्रे करेंगे और उसको अच्छी तरह से स्टरलाइज करेंगे। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक बोतल रखा है, इसके अंदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस एंड डिसइंफेक्टेंट्स डाले हैं, उसके अंदर ये मेटल वाली चीजें डाल के रखी है, ताकि वो अच्छी तरह से बैक्टीरिया उसको निकाल दे, बैक्टीरिया को किल करे, और फिर बाद में जब भी क्लाइंट के लिए यूज करनी है आपको, आप उसमें से फॉरसेप्स से, मतलब एक पकड़ होती है, उस पकड़ से उसको जो भी चीज आपको चाहिए वो ले सकते हो और क्लाइंट के ऊपर आप यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो डिसइंफेक्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीसेप्टिक हम बात करते हैं, तो यहाँ पे है डेटॉल, जैसे हमारे मार्केट में सैवलॉन भी अवेलेबल है, आप वो भी चीज यूज कर सकते हो। उससे बैक्टीरियल ग्रोथ कम करते हैं और इससे बैक्टीरिया फैलते नहीं। तो आप यहाँ पे साइड में देख रहे हो कि ये अलग अलग बैक्टीरिया है और ये फैलेंगे नहीं। अगर कोई वुंड होता है तो भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, तो ये डेटॉल से या सैवलॉन से वो वुंड को, ये जख्म को
अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। अभी जान लेते हैं कि बैक्टीरिया क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जनरली ये दो ग्रुप्स में आता है, एक आता है पैथोजेनिक और दूसरा आता है नॉन पैथोजेनिक। मींस एक हार्मफुल होता है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं जो यूजुअली हार्मफुल होते हैं क्योंकि उस बैक्टीरिया की वजह से हमें शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज है उससे हमें नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ये बैक्टीरियाज होते हैं ये हार्मलेस होते हैं और पैथोजेनिक बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। अभी फंगाई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, बेसिकली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आता है, जिसका जैसे हमने जिक्र किया था लास्ट टाइम भी कि ईस्ट होता है या मशरूम्स, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये मशरूम्स, इसके ये जो है ये फंगाई का रूप है। एक सिंपल सा एग्जांपल देना यहाँ पे पसंद करूंगी कि एथलेट फुट जो होता है, जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं काफी टाइम तक उनके शूज के अंदर पैर होते हैं तो पसीना भी काफी आता है, तो मॉइस्चर तैयार होता है दो फिंगर्स के बीच में, तो यहाँ पे हल्का सा फंगस आता है उनको, तो ये जो होता है दैट इज कॉल्ड फंगस, दैट इज कॉल्ड फंगाई। फिर एस्पिसिस, ये क्या है, बेसिकली डिसीज फ्री बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे बीइंग फ्री फ्रॉम डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज, ऐसे जो भी बैक्टीरियाज है जिसकी वजह से डिसीज हो सकता है तो ये एस्पिसिस उससे फ्री रखता है हमें। अभी स्टरलाई क्या काम करेगा, तो जर्म्स से पूरी तरह से जर्म्स को किल करेगा, सो फ्री फ्रॉम ऑल जर्म्स, ये स्टरलाई का महत्व है। और स्टरलाइजेशन है कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, जैसे 100% वो बैक्टीरिया को किल करता है, दैट इज अबाउट स्टरलाइजेशन। अभी बैक्टीरियोसाइड क्या होगा, तो बेसिकली ये एक प्रकार का केमिकल एजेंट है। इससे क्या होता है, तो इसमें कैपेसिटी क्या है कि वो बैक्टीरिया को किल करेगा। तो अभी बहुत सारे घर पे, सैलून्स में, शॉप्स में अलग अलग, जैसे कोई गराज है तो वहां पे भी, या अलग अलग शॉप्स में, दुकानों में आपको ये बैक्टीरिया प्लस या केमिकल्स इस प्रकार के दिखेंगे, क्योंकि ये हम यूज करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। और ये क्या करेगा, अगर हल्का भी बीजाणु है बैक्टीरिया का तो उसको वो मार देगा, इसीलिए हमें ये यूज करना है डोर्स को, हैंडल्स को, टेबल टॉप को, ट्रॉलीज को क्लीन करने के लिए। फिर बैक्टीरिया स्टैट क्या होता है, ये भी एक प्रकार का केमिकल एजेंट है, जिसकी वजह से इनहिबिटिंग जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, या फिर फंगाई भी ऐसे करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूज करने की वजह से ये बैक्टीरिया जो ग्रोथ होता है उसको वो स्टॉप कर देगा। फिर फ्यूमिगेंट, अभी ये जो है हमने देखा है काफी बार खेतों में एक स्प्रे लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो कीटाणु नाशक बोलते हैं हम उसको, तो वो जो पौधों के ऊपर कीटाणु ना बैठे और उसकी वजह से पौधे ना खराब हो, इसीलिए इसको फ्यूमिगेटेड किया जाता है। तो अभी फिलहाल कोविड की वजह से काफी सारे बिल्डिंग्स को, घर के अंदर या बहुत सारी जगहों पे एक माइल्ड फ्यूमिगेटेड स्प्रे इस्तेमाल किया जाता है, जो एक छोटे कंटेनर में आता है, उसको एक पाइप होता है, आगे नोजल होता है, वो नोजल की से हम लोग उसको अच्छी तरह से स्प्रे कर सकते हैं। तो सैनिटाइजर, जैसे हम सबको पता है, हमने काफी यूज किया ये 4 महीनों में सैनिटाइजर, तो हमें सैनिटाइजर यूज करना है, जिसकी वजह से भी ये बैक्टीरिया फैलेंगे नहीं। अभी जर्मिसाइड क्या है या डिसइंफेक्टेंट क्या है, तो ये भी एक केमिकल एजेंट है जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय करेंगे ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं या ये जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसको ये क्लीन करेगा, किल करेगा, और इससे तकलीफ नहीं होगी, और हमें हाइजीन एंड सेफ्टी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यूज करना। अभी सेप्सिस क्या है, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था कि सेप्सिस अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका महत्व है, एस स्टैंड्स फॉर शिवर एंड फीवर। जैसे शिवरिंग आता है, हमें कभी अगर बुखार आता है तो हम लोग शेक करने लगते हैं, बॉडी शिवर होने लगती है। ई का महत्व क्या है, तो इसमें एक्सट्रीम बॉडी पेन स्टार्ट होता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है बॉडी में, क्योंकि फीवर आता है, बॉडी पेन स्टार्ट होता है। फिर पी का महत्व है कि पेल दिखता है या डिस्कलर, स्किन का जो ओरिजिनल कलर है वो बहुत ही लाइट हो जाता है, पेल दिखने लगता है।
फिर उसके आगे जो एस है उसका क्या महत्व है कि स्लीपी, बहुत ही ऐसे लगता है कि बहुत सोने का मन करता है, आंखें बैठे बैठे मिटने लगती है, तो ये महत्व है कि स्लीपी, और बहुत ही ऐसे कंफ्यूज जैसे इरिटेटिंग ऐसे हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है। आई का महत्व है कि कभी कभार ऐसे लगता है कि आई फील लाइक आई माइट डाई, कि ऐसे लगेगा कि बहुत वीकनेस आ गया बॉडी में, अभी पता नहीं क्या होगा, इस तरीके का हमें एक फीलिंग आता है। और इसके बाद जो एस है शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, तो इतना अगर बॉडी में हमें इरिटेशन हो रहा है उसकी वजह से ऐसे लगता है कि मुझे अभी ब्रीदिंग मैं नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो महत्व है कि शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि सेप्सिस माने क्या। अभी कोई भी इंफेक्शन होता है तो वो पैथोजेनिक अगर बैक्टीरिया की वजह से या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर इंफेक्शन हुआ है तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा, मतलब बॉडी में वो फैलेगा। अभी वायरस क्या है, तो ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम सूक्ष्मदर्शिका से यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, वो माइक्रोस्कोप के अंदर से देखने के बाद ही दिखेगा, तो इसको बोलते हैं वायरस, जो भी मल्टीप्लाई होता है हमेशा। अभी सारी चीजें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि स्टरलाइज करो, तो स्टरलाइज का महत्व मैंने पहले दिन भी आपको बोला था कि इस तरह से स्टरलाइजेशन होता है जिसमें हम लोग कम से कम 100 डिग्री के ऊपर बॉइलिंग टेम्परेचर में, जिसको बोलते हैं प्रेशर कुकर के जैसे, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, पूरी भाप जमा होती है और इतना हॉट हो जाता है एयर अंदर से कि वो जो भी चीज अगर हम उसमें डालते हैं मेटल वाली चीज, तो वो उसके अंदर पूरी तरह से बैक्टीरिया को किल करेगा। उसी तत्व पे, उसी प्रेशर कुकर के तत्व पे ये ऑटोक्लेव सिस्टम अवेलेबल है, जो मैक्सिमम सैलून्स में हमें देखने मिलेगी। और इसके अंदर जो भी चीजें हम डालेंगे, जैसे मेटल टूल्स डालेंगे, वो अच्छी तरह से बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे। ये जो ऑटोक्लेव होता है यूजुअली उसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 2 चेम्बर्स होते हैं। उसके नीचे वाला जो चेम्बर होता है उसमें हम लोग जनरली पानी रखते हैं और ऊपर वाले चेम्बर में यूजुअली मेटल टूल्स रखते हैं, और वो चेम्बर को यूजुअली होल्स होते हैं ताकि जो पानी उबलेगा उससे जो भाप आएगी उसकी वजह से वो ऊपर जो लगे हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स है, मेटल टूल्स है, वो अच्छी तरह से स्टरलाइज हो सके। ये प्रिंसिपल है, ये जो स्टरलाइजेशन मेथड है ये प्रेशर कुकर के तत्व पे काम करता है। अभी इसके अंदर कितने मिनट तक रखना है, तो लगभग 10 to 20 मिनट्स तक, मोर देन 20 मिनट्स और 25 मिनट्स भी आप रख सकते हैं, तो ये अच्छी तरह से जर्म फ्री या बैक्टीरिया फ्री करेगा चीजों को। इसके बाद है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मॉइस्ट हीट ऑटोक्लेव होता है जो 121 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम करता है। ये भी इफेक्टिव मेथड है स्टरलाइजेशन में। अभी और जैसे ड्राई हीट ऑटोक्लेव मेथड्स अवेलेबल है या वैक्यूम ऑटोक्लेव भी उसको बोलते हैं, इसके अंदर भी हम इंस्ट्रूमेंट्स को रख के स्टरलाइज कर सकते हैं। अभी इसका जो ड्राई हीट ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 160 डिग्री सेल्सियस या 320 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना होता है, और इसके अंदर लगभग हम 2 घंटे तक चीजों को रख सकते हैं। या फिर इसका टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस या 356 फ़ारेनहाइट इतना होता है, एंड विच यू कैन कीप फॉर 1 आवर, जो आप 1 घंटे के लिए रख सकते हैं चीजें अंदर। हमेशा कोई भी मशीन अगर हम यूज करते हैं तो हमें क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज देखनी है कि मैन्युफैक्चरर्स के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, उसी को फॉलो करना है। 2 कंपनीज अलग अलग तरीके से मशीन जरूर नहीं बनाएंगे, लेकिन हल्का सा डिफरेंस जरूर हो सकता है। उसका जो लॉजिक है, उसका जो टेक्निक है या उसका जो तत्व है वो नहीं बदलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो फर्क होगा वो हमें फॉलो करना है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि आप सब लोग अगर ये सारी चीजें अच्छी तरह से सुन पा रहे हो और आपको ये चीजें समझ में आ रही है, तो मुझे प्लीज आप चैट बॉक्स में मैसेज करिए यस करके, तो मैं आगे जा सकती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। अभी जो ये ऑटोक्लेव यूनिट या फिर प्रेशर कैबिनेट है, इसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है कि ये बहुत ही इकोनॉमिकल है,
सस्ता होता है और इफेक्टिव होता है। हम लोग अपने स्किन के बारे में या हेयर के बारे में सर्विसेज करते हैं, तो हमें अपने खुद की सेफ्टी और क्लाइंट की और अपने स्टाफ की सेफ्टी के लिए ये सारी चीजों के बारे में बहुत गहरी सोच में सोचना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, तो हमें अपने सैलून में इसको जरूर यूज करना चाहिए। फिर ये नॉन टॉक्सिक है, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इसका कोई भी लेयर बैठेगा नहीं, केमिकल नहीं बचेगा और उसकी वजह से बाद में हमें तकलीफ नहीं होगी। और इजी टू ऑपरेट है, बहुत ही, जैसे हम लोग प्रेशर कुकर यूज करते हैं लगभग उसी तरीके से यूज करना है, लेकिन हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है तो इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कैसे इसका काम होता है वो समझ के यूज करना है। तो बहुत ही आसान है। इसके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, वो क्या है? जो जैसे फायदे तो देख लिए, लेकिन अब अभी देखेंगे कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो शायद फायदेमंद ना हो। तो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कोई नीडल है, तो ये शायद आगे से ब्लंट हो सकती है नीडल। इसको हम लोग जब भी बार बार स्टरलाइज करेंगे तो नीडल का जो पिन पॉइंट होता है तो वो ब्लंट होगा और उसकी वजह से जो शार्पनेस है वो शायद कम होगा। कोई भी मेटल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अगर हम लोग, जैसे ये अंदर से क्या करता है, भाप तैयार करता है, उसके अंदर वाष्प तैयार हो जाता है। और वैसे ही मॉइस्ट चीज अगर आप कहीं डब्बे में डाल के रख दो तो शायद लॉन्ग टाइम में या थोड़े दिनों के बाद उसके ऊपर गंज आ सकता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी चीज अगर आप ऑटोक्लेव जैसे या प्रेशर कुकर के तत्व के ऊपर चलने वाले स्टरलाइजर में अगर रखते हो, उसको बाद में निकालने के बाद ग्लव्स पहन के स्पैचुला या फॉर्सेप्स से उसको एक टॉवल के ऊपर सनलाइट में अच्छी तरह से ड्राई करो। फिर वो ड्राई होने के बाद 100% ड्राई होने के बाद उसको गॉज पीस में या कॉटन रुमाल में कवर करो और फिर यूवी स्टरलाइजर में रख दो। तो इस तरीके से अगर हम फॉलो करेंगे तो शायद रस्ट नहीं आएगा, गंज नहीं आएगा। कभी कभार कोई ऑटोक्लेव एक्सपेंसिव भी होते हैं। और लास्ट थिंग, हम इसके अंदर प्लास्टिक चीज नहीं रख सकते, नहीं तो वो मेल्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, क्योंकि उसका हीट काफी ज्यादा होता है। अभी ग्लास बेड स्टरलाइजर्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये 300 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करते हैं। ये जो मेटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसी को हम इसके अंदर स्टरलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो ग्लास बेड यूटिलिटी से बने हुए पार्ट्स होते हैं, तो ये पूरी तरह से कवर्ड होते हैं। इसके अंदर भी हम 20 से लेके 30 मिनट्स तक चीजों को रख सकते हैं बिफोर यूज। जैसे आपको यूज करना है, मान लीजिए अगर 2 बजे क्लाइंट है तो आप 1:30 बजे से इसके अंदर चीजों को रख दे। और इसके अंदर ज्यादा चीजें एक साथ नहीं रहती है, मैक्सिमम 1 और 2 इंस्ट्रूमेंट एट अ टाइम, इतना ही इसके अंदर कैपेसिटी होता है रखने के लिए। फिर अगेन आपको मैन्युफैक्चर का जो इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छी तरह से फॉलो करना है। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वेट स्टरलाइज मेथड जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, तो ये केमिकल बेस्ड मेथड्स है। जैसे हमने एसेप्सिस देखा था पहले, अभी इसमें क्या होता है कि वॉशिंग पहले हमें करना है, बहुत अच्छी तरह से सरफेसेस को क्लीन करना है, वॉल क्लीन करने हैं, फ्लोर्स क्लीन करने के लिए हमें ये केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जो कि हम इसको बोलेंगे वेट स्टरलाइजेशन मेथड। कोई ट्रीटमेंट बेड हो, टाइल्स हो, ट्रॉलीज हो, वर्क सरफेसेस या वर्क स्टेशन हो, बेसिन, इन सबको हम अच्छे से क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट के साथ। अभी कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेट होता है, जैसे मान लीजिए आपने डेटॉल ले लिया, तो अगर वो 5 ml लिया है तो आप उसमें 5 ml पानी ऐड कर दीजिए। जैसे आपको इधर भी मैन्युफैक्चरर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। फिर ये डाइल्यूट करने के बाद आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। मे बी आप जैसे क्लोथिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल लिनन हो, कॉटन टॉवल्स हो, इसको क्लीन करने के लिए भी आप ये डाइल्यूटेड मेथड डिसइंफेक्टेंट के साथ या फिर एंटीसेप्टिक के साथ जरूर यूज कर सकते हो। अभी वेपर स्टरलाइजेशन मेथड जो होती है, दिस इज अगेन अ केमिकल बेस्ड मेथड। ये भी एक केमिकल बेस्ड मेथड है। ये क्या करेंगे, तो सिर्फ मेटल और प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स को ये अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। ये जो मेथड है, ये मेटल जो मेथड होती है, ये ड्राई, और इसके ऊपर अगर हम लोग मेटल को अच्छी तरह से सनलाइट में नहीं सुखाएंगे इससे निकालने के बाद, क्योंकि ये वेपर मेथड है, इसके ऊपर मॉइस्चर जमा होगा
और अगर हम उसको ऐसे ही कवर करके रख देंगे तो वो शायद उसके ऊपर रस्ट यानी गंज आ जाएगा, तो हमें इसको ड्राई करना है। इसका जो बेसिकली यूनिट होता है ये कॉटन वूल या फिर जैसे हमने मान लीजिए कि हमने कॉटन बॉल्स इसके अंदर स्टरलाइज कर ली है तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो मॉइस्चर खींच लेगा और वो उसका फायदा हमें नहीं होगा। तो हम कॉटन वूल जैसी चीजों का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। फिर फॉर्मल्डिहाइड जो कि 40% स्ट्रेंथ वाला केमिकल होता है, हम उसको इसके लिए जरूर यूज करेंगे, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया को किल करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अल्ट्रावायलेट कैबिनेट है, जिसका जिक्र हमने कल भी किया था। तो ये जो अल्ट्रावायलेट कैबिनेट होते हैं ये मेंटेनेंस पर्पस के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे आपने कोई मेटल चीजें उबाली, एक तो आपने ऑटोक्लेव में उबाली या पानी गैस के ऊपर गर्म करके उबाली या ग्लास बिट स्टरलाइजर में काम किया आपने उसको स्टरलाइज करने का, फिर बाद में सनलाइट में उसको ड्राई किया, फिर कॉटन पीस या फिर गॉज में उसको रखे वो चीजों को आपने, और बाद में जब आप इसको इस यूवी कैबिनेट में रखते हो तो ये मेंटेन करेंगे। क्या मेंटेन करेंगे? जो आपने बैक्टीरिया फ्री किया है इंस्ट्रूमेंट को, उसको ये मेंटेन करने का काम करेंगे। तो इसीलिए यूवी स्टरलाइजर का महत्व है। बेसिकली इट इज कॉल्ड स्टोरेज यूनिट। तो इसके अंदर हम चीजों को अच्छी तरह से रख सकते हैं। इसके अंदर इस तरीके के शेल्फ होते हैं। तो ये 100% बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, पहले से बैक्टीरिया को किल कर लिया, बाद में इसको यूवी स्टरलाइजर में रख दिया। तो ये कैबिनेट है, इसके अंदर जैसे शेल्फ है, तो आप एक साथ कम से कम 5-6 चीजों को अंदर आराम से रख सकते हो। अभी ये स्टरलाइजेशन मेथड को जानने के बाद हम जानेंगे न्यू नॉर्मल क्या है। अभी काफी सैलून्स ओपन हो चुके हैं, मैक्सिमम इंडिया के हर एक कोने में शायद सैलून्स ओपन हो चुके हैं। लेकिन जो सैलून्स ओपन हुए हैं तभी हमें क्या चीजों को, कौन से चीजों को फॉलो करना है, और अभी भी हम इन सारी चीजों को अपने सैलून में फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये चेक करिए। ये चेकलिस्ट बनाइए खुद के लिए। अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज फॉलो करना आप शुरू कर दीजिए, अपने स्टाफ को उस तरीके से ट्रेनिंग दीजिए। और अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बाकी जो लोग हैं आपके कम्युनिटी में, आपके आजू बाजू में जो सैलून्स है, उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइए कि इस तरीके से हमें सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। तो पहली चीज कि जो न्यू नॉर्मल चीजें हैं, जैसे हम लोगों को बार बार हैंड वॉश करने की आदत पहले नहीं होती थी, लेकिन अभी हम कर रहे हैं, तो ये न्यू नॉर्मल हो गया। तो इन चीजों को हमें खुद के हैबिट में लाना है। तो हमारे दिनक्रम जो है उसके अंदर जो चीजें करनी है उस चीज के साथ हमें खुद को फैमिलियराइज करना है। इसी चीजों को हमें, हमारे ये जो पॉलिसीज होंगे, इन सब पॉलिसीज को हमें हमारे क्लाइंट को और हमारे स्टाफ को अच्छी तरीके से बताना है, क्योंकि ये हमारे क्लाइंट की, खुद की और अपने स्टाफ की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिए हैं, उन सबको हमें फॉलो करना है। तो रीओपनिंग जब भी हम करेंगे सैलून का, या जब भी हम अभी काम कर रहे हैं, तो हमेशा टीम ए और टीम बी में काम करें, ताकि ज्यादा भीड़ ना हो, या फिर शिफ्ट में काम करें, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट। आपका जितना स्टाफ टोटल नंबर है, मान लीजिए अगर आपके पास टोटल 10 लोग काम करते हैं, तो उसमें से 2 या 3 लोगों को ही एक साथ काम करने के लिए बुलाइए। अगर आपका एरिया काफी बड़ा है तो आप बेशक 4 या 5 लोगों को जरूर बुला सकते हैं, क्योंकि एरिया वाइज हमें डिस्टेंस मेंटेन करके काम करना है। फिर हमें जो एम्प्लॉइज खुद के गाड़ी पे, खुद के बाइक पे या खुद की व्हीकल पे आते हैं, तो उसको ज्यादा एनकरेज करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर कोई एम्प्लॉइज आते हैं तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, इसीलिए ये प्रिकॉशन लेना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में कोई आते हैं तो हमें उसको एनकरेज करना है। जो हेल्थ सैनिटेशन और के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इस सब का ट्रेनिंग हमें हमारे स्टाफ को देना है। उन सारी चीजों के बारे में हमें हमारे स्टाफ को बताना है। अगर किसी को कोविड के जरा भी सिम्टम्स दिखे तो हमें उस एम्प्लॉय को उस दिन के लिए घर पे भेजना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है।
अभी जैसे सोशल डिस्टेंसिंग आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि ये 3 चेयर्स रखे हैं, लेकिन बीच वाली चेयर को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर कोई वेटिंग एरिया पे आपके रिसेप्शन पे भी कोई बैठते हैं तो वहां पे भी आपको अच्छी तरह से डिस्टेंस को मेंटेन करना है। वॉशरूम कोई इस्तेमाल करते हैं, रेस्टरूम कोई इस्तेमाल करते हैं, फिर वो क्लाइंट हो, आप खुद हो या एम्प्लॉयज हो, उसको इमीडिएटली हमें क्लीन करने के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ को बोलना है। जैसे खाने के लिए लंच ब्रेक में भी नजदीक नहीं बैठना है, हमें डिस्टेंस को मेंटेन करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये टेबल है, इसके ऊपर ऐसे बोर्ड्स लगाए हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए इस चीज का ध्यान देना है। तो ये जो चीजें हैं हमें चेकलिस्ट बनानी होगी, हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे उसको अच्छी तरह से बनाना होगा कि हमारा जो एरिया होगा सैलून का वो वेल वेंटिलेटेड हो, बहुत ही एयर हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, ताकि ज्यादा खुली हवा अंदर आती रहे, फ्रेश ब्रीदिंग होगा, उससे ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए हमें ज्यादा अच्छी तरह से स्कोप होगा। फिर हम जो हमारे स्टाफ मेंबर्स को अगर कोई बुखार है या क्लाइंट को कोई बुखार है, जैसे कोई सैलून में आता है तो हम पहले तो थर्मल स्कैन करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। और आपके अगर ध्यान में ऐसे आया कि ये अभी जैसे जितना हमारा बॉर्डर लाइन होना चाहिए उससे ये कम है, तो हमें उनको डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। जैसे किसी को भी हम टच नहीं करेंगे, इस चीज का भी ध्यान देना है। अगर कोई स्नीज करता है, किसी को खांसी बुखार है, तो उसके नजदीक भी नहीं खड़ा होना है। और किसी को अगर ये खांसी बुखार है तो उनको कंपलसरी मास्क, फेस शील्ड सारी चीजें पहननी है। फिर हैंड को बार बार वॉश करना है मैक्सिमम 60 सेकेंड्स तक। कफ, स्नीज, कोई भी हम लोग खांसी बुखार होती है तो कॉटन रुमाल का इस्तेमाल कीजिए या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कीजिए, ताकि इस्तेमाल होने के बाद आप उसको फेंक सके। सब चीजों को बार बार डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करना है, जैसे वॉश बेसिन हो, टेबल सरफेसेस हो, कुछ भी चीज हो आपने टच किया तो उसको क्लीन करना है। फिर सैनिटेशन और क्लीनिंग एक्टिविटीज को हमें अच्छी तरह से समझ के हमारे स्टाफ को, हाउसकीपिंग स्टाफ को, सबको उसका अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना है। फिर जैसे सोप हो या कोई डिस्पेंसर्स जिसमें हम लोग हैंड वॉश रखते हैं, उसको अगर वो खत्म होता है तो उसको बार बार रिफिल करना है। हैंड सैनिटाइजर्स को भी रिफिल करना है। डिस्पोजेबल टॉवल्स का इस्तेमाल करना हमारे लिए मैंडेटरी है। अगर आपको लगता है कि हम काफी सारी चीजें सैनिटाइजेशन और स्टरलाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं और आपको सही लगता है, तो आप आपके क्लाइंट को 10 to 20% से एक्स्ट्रा चार्ज जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये हर एक का अपना अपना डिसीजन होगा। एक तो डिस्पोजेबल गाउन हम यूज करेंगे, मास्क यूज करेंगे, पीपीई किट हमारे सैलून के लिए जरूरी, पूरा पीपीई किट पहनना जरूरी नहीं, लेकिन अगर कोई पहनना चाहता है तो जरूर पहन सकते हैं। जरूरी नहीं इसलिए बोल रही हूँ ताकि उसके अंदर थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, काम करने के लिए उतना आसान नहीं हो सकता है, इसीलिए। और सेकंड थिंग कि अगर हम 8-9 घंटे काम करते हैं तो मास्क, फेस शील्ड, शावर कैप, हैंड ग्लव्स और एक एप्रन जिसके स्लीव 3/4 हो, इतना तो हमें जरूर पहनना है। फिर हमें चेक करना है कि जो भी हमारे स्कूल्स या फिर सैलून आपके हैं, ब्यूटी इंस्टीट्यूट है या फिर सैलून है, तो हमें सारी चीजें जैसे एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, डिस्पोजेबल चीजें जो रिक्वायर है हमारे क्लाइंट के लिए, हमारे खुद के लिए, उन सब चीजों का अच्छी तरह से स्टॉक करके रखना है। अभी ये जो प्रोटोकॉल आप देख रहे हो कि कैश काउंटर पे लोग खड़े हैं लेकिन डिस्टेंस मेंटेन किया है उन्होंने, उसी तरह से हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है। इसका ट्रेनिंग हमारे स्टाफ को, हमारे क्लाइंट को हमें देना होगा। जो हाइजीन प्रोटोकॉल्स आप फॉलो करोगे उसके बारे में एक इंस्ट्रक्शन चार्ट बना के हर एक सेक्शन में आप रख सकते हैं। आप आपके एंट्रेंस में लगा सकते हैं, रिसेप्शन में लगा सकते हैं, हर एक एरिया में जरूर लगा सकते हैं। सैनिटाइजर डिस्पेंसर हमें एंट्रेंस पे भी रखना है, रिसेप्शन पे भी रखना है, और बाकी आपके जो सेक्शंस होंगे फेशियल का, हेयर ड्रेसिंग का या फिर मेकअप का, वहां पे भी आप इसको जरूर रख सकते हैं। या फिर आपको इस तरीके से अगर एंट्रेंस डोर पे कोई मार्किंग करना है, जैसे आपका दरवाजा है
तो हम उसको हाथ से नहीं खोलेंगे, उसको हम एल्बोस के या फिर शोल्डर से खोलेंगे, ऐसे पुश करेंगे। तो उस तरीके का स्टिकर बना के भी आप लगा सकते हैं। अभी स्क्रीनिंग करना है ये कोई सवाल ही नहीं है, जैसे हमें ये चीज को कंपल्सरी करना ही है, खुद के लिए भी, स्टाफ के लिए भी, क्लाइंट के लिए भी। अगर हमें ऐसे लगा कि किसी का टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है, दिख रहा है, वहां पे ग्रीन लाइट की जगह अगर ऑरेंज या रेड लाइट दिखा, तो हमें उनको जैसे कोविड स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल्स है वहां पे या फिर लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करके उनको वहां पे भेजना पड़ेगा। फिर अगर किसी एम्प्लॉयज को भी कोई तकलीफ है, क्योंकि ये स्क्रीनिंग हम एम्प्लॉयज को भी करेंगे और खुद हम सैलून में जाएंगे तो खुद को भी करेंगे। अगर एम्प्लॉयज को भी ऐसे लगा तो हम लोकल अथॉरिटी या फिर उनको डॉक्टर के पास भेजेंगे। फिर हमें चेक करना है कि हमारा टेम्परेचर एक तो 37 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए या 98.6 फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा गया तो हमें उसके ऊपर जरूर ध्यान देना है। और इन सारी चीजों को फॉलो करने के लिए हमें हमारे स्टाफ को और क्लाइंट को जरूर एनकरेज करना पड़ेगा। अभी जैसे रिसेप्शन एरिया है, तो सैलून में रिसेप्शन एरिया में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस मेंटेन करना ही है। मैगजीन्स हमें काफी बार ऐसे होता है कि वेटिंग एरिया होता है तो हम मैगजीन्स को काफी रखते हैं वहां पे, तो पहले तो मैगजीन को हटा दीजिए क्योंकि उसके ऊपर भी वायरस हो सकता है, बैठ सकता है। मास्क को, एप्रन को, फेस शील्ड को, ग्लव्स को कंपलसरी यूज करना है। डिसइंफेक्टेंट्स को यूज करना है ताकि सारी चीजें अच्छे से हम बार बार क्लीन कर सके। डिजिटल पेमेंट सिस्टम या डिजिटल अपॉइंटमेंट सिस्टम को हमें एनकरेज करना है। मैक्सिमम पेपर वर्क को बहुत ही कम करना है क्योंकि उसकी वजह से भी हमें वायरस फैलने के चांसेस हो सकते हैं। फिर बीवरेजेस, जैसे कोई हम लोग हमेशा हमारा एक कल्चर है कि कोई भी आता है तो हम पानी पूछते हैं, चाय कॉफी पूछते हैं। अगर 3-4 घंटे कोई सर्विस लेता है हमसे तो हम उनको खाने के लिए भी पूछते हैं। लेकिन थोड़े दिन के लिए हमें इन सब चीजों को बंद करना है। अगर आप पानी भी देते हो तो छोटे पेट बॉटल में दीजिए या डिस्पोजेबल ग्लास में दीजिए ताकि वो इमीडिएटली यूज के बाद आप फेंक सकते हो। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें ध्यान देना है। कोई भी रिटेल अगर सामान आप सेल करते हो, जैसे शैम्पूज है, फेस पैक्स है, उन चीजों को, सारे चीजों को बाहर एक साथ मत रखिए। आप टेस्टर्स यूज कर सकते हो। टेस्टर से अगर क्लाइंट को टेस्टर्स पसंद आते हैं तो फिर आप अंदर से जो भी शेल्फ के ऊपर या वार्डरोब में आप चीजें रखोगे रिटेल की, जो सेल करने वाली चीजें होती है, फिर जो भी क्लाइंट को टेस्टर पसंद आता है वो पर्टिकुलर चीज को आप निकाल के उनको सेल कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर भी वायरस बैठ सकता है। या फिर अगर आप रिटेल की चीजें बाहर ही रखोगे तो उसको आपको बार बार क्लीन करना पड़ेगा। इन सभी चीजों के बारे में हमें ध्यान देना है। एम्प्लॉयज को भी एक दूसरे के साथ नजदीक खड़े नहीं होना है, डिस्टेंस जरूर मेंटेन करना है। अभी ये डिजिटल अपॉइंटमेंट सिस्टम का जो हमारा फॉर्मेट है वो हमने यहाँ पे दिया है कि हम क्लाइंट को एक लिंक भेजते हैं जो हमने गूगल फॉर्म या जोहो फॉर्म पे तैयार की है, जिसमें क्लाइंट के पूरे डिटेल्स हम लेंगे कि कौन सी जैसे उनका नाम, नंबर, ये कॉमन चीजें तो आएगी, जैसे बर्थ डेट होगा, एड्रेस होगा, उनका लास्ट ट्रैवल हिस्ट्री होगा, अगर कोई कोविड के सिम्टम्स उनको दिखे थे पास्ट 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में तो वो मेंशन करना है, मेडिकल हिस्ट्री को मेंशन करना है, फिर उनको सिग्नेचर करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस जो हम लिखेंगे उसमें हम स्पेसिफिकली लिखेंगे कि आप जब भी हमारे सैलून में अपॉइंटमेंट के लिए आओगे, अगर कोई भी कोविड रिलेटेड सिम्टम्स हमें दिखे तो हमें लोकल अथॉरिटी को बताना होगा। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस को उन्हें एक्सेप्ट करना है, उनका एक फोटोग्राफ वो अटैच कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो इस तरीके से आप डिजिटल अपॉइंटमेंट फॉर्म क्लाइंट के लिए बना सकते हैं क्योंकि हम पेपर वर्क फिर कम कर सकते हैं। अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अलग अलग चीजें रखी है, जैसे हमें कोई भी सैनिटरी जो चीजें हैं और हमें जो सैनिटाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको यूज करना है। मास्क हो, शावर कैप हो, एप्रन हो, या फिर आपके फेस शील्ड हो, डिस्पोजेबल टॉवल्स हो, वैक्सिंग टिश्यूज हो, इनको हमें कंपल्सरी यूज करना है ताकि इनको यूज करके हम इमीडिएटली इसको फेंक सकते हैं।
फिर कोई भी चीजें हम यूज करते हैं तो कंपलसरी उसका ट्रेनिंग जो है वो हमारे स्टाफ को हमें देना चाहिए। अगर आप कोई टेबल टॉप यूज कर रहे हो, पेन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो उसको भी सैनिटाइज करना है। जो आपका ट्रीटमेंट रूम होगा उसको भी बार बार हर एक चीज को आप अच्छी तरह से सैनिटाइज एंड डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करोगे। फिर कोई भी ट्रीटमेंट आप जैसे कर रहे हो तो मास्क का पहनना, फेस शील्ड का पहनना, शावर कैप का पहनना भी हमारे लिए जरूरी है। अभी जो चीजें हम ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजेबल यूज कर सकते हैं तो हमें वो इंकरेज करनी है, जैसे नेल फाइलर्स हो सकते हैं, एमरी बोर्ड्स जो हम यूज करते हैं, क्यूटिकल ट्रिमर्स हो सकते हैं, या फिर क्यूटिकल नीपर कटर्स हो सकते हैं, स्पॉन्ज हो सकते हैं। इन सारी चीजों को अगर डिस्पोजेबल वाले यूज करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ब्लैंकेट्स अगर हम यूज करते हैं तो उसको अच्छी तरह से धोना है, जैसे हमने कल देखा था, या फिर आप डिस्पोजेबल और ब्लैंकेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी चीजें जो यूज करोगे आप उसको अच्छी तरह से डस्टबिन में, जो कि बंद डस्टबिन होगा, उसमें डालनी है। डस्टबिन के अंदर एक लिनन बैग या प्लास्टिक बैग का होना जरूरी है, ताकि जो भी चीजें हमने अंदर डाली है उसको क्लीन करते समय हम सिर्फ उस बैग को उठा के फेंक सकते हैं। अभी सैनिटेशन, लॉन्ड्री प्रोसीजर, डिसइंफेक्टेंट या स्टरलाइजिंग इम्प्लीमेंट, इन चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। पहले तो कोई भी डिसइंफेक्टेंट अगर आप लाते हो तो उसको मिक्स करना है, आपको डाइल्यूट करना है पानी के साथ। तो वो कैसे करना है, इसके लिए आप जो भी डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज या कैन लेके आओगे उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर्स के इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसको फॉलो कीजिए। किसी भी चीज को क्लीन करते समय, हाथ लगाते समय, क्लाइंट को ट्रीटमेंट करते समय हमें ग्लव्स पहनना जरूरी है, जो कि हम जो ग्लव्स पहनेंगे वो सैनिटेशन और स्टरलाइजेशन प्रोसीजर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर हाथ बार बार सैनिटाइज करने हैं। उसी के साथ डिसइंफेक्टेंट हमें स्प्रे यूज करने हैं, ब्रश, ट्वीजर्स या कोई भी चीज अगर आप यूज करते हो तो उसको यूज करने से पहले डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। जैसे कोई भी चीज को आपने हाथ लगाया तो आपके हाथ बार बार धोना एंटीबैक्टीरियल सोप के साथ जरूरी है। फिर हाथ को अच्छी तरह से ब्लो ड्राई कर लीजिए, जो कि ड्रायर के नीचे पकड़ के, या फिर आप ड्राई टिश्यू पेपर को क्लीन कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर हमने अच्छे से स्टरलाइज कर ली, मान लीजिए ऑटोक्लेव में या ग्लास बीड स्टरलाइजर में, तो उसको बाद में आप यूवी स्टरलाइजर के अंदर भी रख सकते हैं। जो चीजें जैसे टेस्टर्स जैसी चीजें होती है उनको भी हमें यूज करना है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स चेक करने हैं, प्लम्बिंग लाइंस चेक करने हैं। हमने कल देखा था कि हॉट और कोल्ड अगर हमारे पास कनेक्शन है, हेयर वॉश बेसिन में हो सकता है, यानी बैक वॉश में हो सकता है, या हमारे वॉशरूम्स में या फ्रेश रूम्स में हो सकता है, तो हमारे पास ये चीजों का होना भी जरूरी है। फिर यूवी स्टरलाइजर जो हमने अभी जिक्र किया था, अल्ट्रावायलेट स्टरलाइजर, तो उसका भी इस्तेमाल करना है। फिर डिसइंफेक्टेंट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरर्स के इंस्ट्रक्शंस है उसको अच्छी तरह से फॉलो करें, उसका एक अच्छे से रिकॉर्ड बनाए कि कौन सा डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किस तरीके से यूज करना है, उसको कैसे डाइल्यूट करना है, डिस्पोज ऑफ चीजों को कैसे करना है, इनका रिकॉर्ड बनाइए। ग्लव्स को इस्तेमाल करने का प्रोटोकॉल प्लीज फॉलो कीजिए। सब चीजें बार बार क्लीन करते रहिए। हर 2 या 3 घंटे के बाद चीजों को, डोर्स को, फ्लोर को, वॉल्स को क्लीन करते रहना जरूरी है। जैसे फेस शील्ड पहना हमारे लिए, हमारे क्लाइंट के लिए, अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, अपने स्टाफ की सेफ्टी के लिए और क्लाइंट की सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी डिस्पोजेबल अगर आप लॉन्ड्री यूज करते हो तो रेस्ट रूम में जरूर यूज करिए, जैसे डिस्पोजेबल टॉवल्स या डिस्पोजेबल नैपकिन्स का होना रेस्ट रूम में काफी जरूरी है। थोड़े दिन के लिए अगर हम कॉटन टॉवल्स यूज करना अवॉइड करेंगे वो ज्यादा बेटर होगा, जैसे कॉटन बेडशीट्स भी अवॉइड करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। अगर हम डिस्पोजेबल यूज करेंगे तो उसको हम तुरंत यूज करने के बाद फेंक सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें जरूर ध्यान देना है। आप जो भी वॉशिंग मशीन, अगर आपके सैलून में आप वॉशिंग मशीन रखते हो और उसमें चीजें क्लीन करते हो, तो जो भी टॉवल या लिनन, बेडशीट जिसको भी क्लीन करना है, प्लीज मैन्युफैक्चरर्स के जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उसको फॉलो करें।
अगर आपको वो अच्छी तरह से पहले भिगो के रखना है गर्म पानी के अंदर, तो उसके अंदर आप डिसइंफेक्टेंट डाल के रखिए, और आपका जो भी आप जैसे डिसइंफेक्टेंट स्प्रे हो या फिर पाउडर्स जो होते हैं सोप पाउडर्स, उसको डाल के वो जो ब्लैंकेट्स होंगे, टॉवल्स होंगे या शॉल्स होंगे, उसको अच्छी तरह से सोक करके रखिए और फिर उसको आप वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं। सबके लिए मैन्युफैक्चरर्स का इंस्ट्रक्शंस मालूम होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जहाँ पे भी आपको जरूरी लगता है आप ब्लीच का इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी कोई लिनन आप यूज करोगे आप उसके लिए ब्लीच का इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। जो इंस्ट्रूमेंट्स आप क्लीन करोगे, मेक श्योर कीजिए कि उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट का कोई भी पार्टिकल या अंश ना बचे, क्योंकि वो लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जो भी डिसइंफेक्टेंट आप यूज करोगे वो यूज करने के बाद सनलाइट में उसको अच्छी तरह से सुखाइए, ताकि उसके ऊपर से वो अंश चला जाए, उसके ऊपर से उसका इफेक्ट निकल जाए। तो इन चीजों के बारे में हमें ध्यान देना है। फिर हमारे जो ड्रेसिंग रूम है वहां पे भी हमें अच्छी तरह से, आप देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि क्लाइंट आते हैं तो हम उनको चेंजिंग के लिए देते हैं, तो उनके जो कपड़े उन्होंने बदले हैं वो भी हम एक जिप बैग, लॉक बैग के अंदर रखेंगे और उस बैग को हम दूर रखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर भी शायद वायरस हो सकता है। फिर वो क्लाइंट ने कपड़े जाते समय जब भी वापस चेंज करेंगे, जो भी गाउन उन्होंने पहना था उसको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे। अगर वो कॉटन गाउन है तो 100% हम वो कॉटन गाउन को बहुत ही गर्म पानी के अंदर साबुन डाल के, डिसइंफेक्टेंट डाल के अच्छी तरह से धोएंगे, सनलाइट में सुखाएंगे, और फिर वो एक वापस एक क्लोथिंग या लिनन के अंदर लपेट के उसको वार्डरोब में रखेंगे इसका, या फिर प्लास्टिक बैग के अंदर रखेंगे। इन सब चीजों का इस्तेमाल होना जरूरी है। जैसे स्पा अगर किसी के है तो हम बाथरोब यूज करते हैं, गाउन्स यूज करते हैं, हेड बैंड यूज करते हैं। इन सभी चीजों को इसी तरह से हमें क्लीन करना है। रेस्टरूम्स जो होते हैं, हमारे जो वॉशरूम्स होते हैं, सिंक होते हैं, टॉयलेट्स, उसके जो नल होते हैं या उसका हैंडल होता है, हर चीज को बार बार क्लीन करना है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे को इस्तेमाल करना है। अभी स्टाफ हमारी आदत होती है कि काफी बार हमें एक दूसरे के साथ बैठ के आराम से लंच करना होता है, तो हमें इस चीज का भी ध्यान देना जरूरी है कि कोई भी लंच के लिए बैठता है तो डिस्टेंस मेंटेन करें, एक जगह पे नजदीक ना बैठे। अगर कोई भी चीज, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि स्टाफ के लिए हमें शिफ्ट में एक तो काम करना है या टीम में काम करना है, टीम ए या टीम बी। जैसे कोई स्टाफ, जैसे मान लीजिए कि 3 स्टाफ नंबर आ जाए, 3 लोगों को आपने कल बुलाया, इस तरीके से हमें काम करना है ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके। फिर कोई भी मैगजीन को हमें यूज नहीं करना है, न्यूज़लेटर्स को यूज नहीं करना है। अभी इमरजेंसी प्रोसीजर्स में भी हमें क्या चीजों को फॉलो करना है कि किसी को भी अगर कोविड-19 के सिम्टम्स दिखे तो हमें उनको तुरंत घर भेजना है, और डॉक्टर के पास शायद भेज सकते हैं आप, और या फिर घर भेज सकते हैं, और इनको सेल्फ आइसोलेशन होने के लिए कहना है ताकि एक दूसरे का इन्फेक्शन एक दूसरे को ना हो। डॉक्टर को कंसल्ट करना मत भूलिएगा, प्लीज डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए। फिर किसी को अगर बहुत ही सिकनेस है, इलनेस फील हो रहा है, तो इमीडिएट इमरजेंसी जो हॉटलाइन नंबर्स होते हैं उसके ऊपर कॉल करके आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए और उनको डॉक्टर के पास तुरंत भेज दीजिए। फिर कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज है उसके जो टेलीफोनिक नंबर्स होते हैं, तो क्लाइंट के अराइवल के पहले आपको कोविड-19 के सिम्टम्स अगर किसी को है तो वो चेक करने हैं। अगर आने के बाद पता चलता है तो आपको उस टोल फ्री नंबर के ऊपर कॉल करके, या आपके कोई पहचान के जो डॉक्टर्स की लिस्ट अगर आपके पास होगी तो उनको इन्फॉर्म करना है। कभी भी कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ ट्रैवल नहीं करना है। इन सब चीजों का अपने हाइजीन प्रोटोकॉल के लिए हमें ध्यान देना है। अभी ये जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना बार बार, इन सारे चीजों का एक कम्युनिकेशन के लिए तरीका होना चाहिए। तो हम सारी चीजें अच्छे से प्रिंट करेंगे बोल्ड लेटर्स के साथ, और इसको हर एक सेक्शन में लगाएंगे। जैसे हाथ कितने मिनट तक धोना है, फिर हम लोग वॉशरूम टॉयलेट क्लीनिंग के लिए अपने स्टाफ को भी उस तरीके से इन्फॉर्म करेंगे ताकि हर एक व्यक्ति ने जब भी वो यूज किया है उसके बाद वो तुरंत क्लीन करे।
कोई क्लाइंट को अपने ट्रीटमेंट दी है, मान लीजिए उनका हेयर कट हुआ है, तो उस एरिया में क्लाइंट को जाने से पहले भी अच्छी तरह से सब चीजें सैनिटाइज कर लीजिए और उसके बाद क्लाइंट को बिठाइए। फिर क्लाइंट की सर्विस खत्म होने के बाद वापस सारी चीजों को अच्छी तरह से सैनिटाइज और डिसइंफेक्ट करिए। इन सबका एक रिकॉर्ड बनाइए। तो ये रीओपनिंग सैलून की जो स्ट्रेटेजी है, अभी जो सैलून्स ओपन हुए हैं, हम फिर भी ये सब स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकते हैं। तो ये न्यू नॉर्मल स्ट्रेटेजीज है जिनकी हमें आदत थी, लेकिन इतनी बार करने की आदत नहीं थी। तो हमें ये आदत अभी डालनी है, इसका ट्रेनिंग भी हमें हमारे स्टाफ को देना है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास अगर क्लाइंट आते हैं, उनको जिस तरीके से आप इस सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके जिस तरीके से आप सर्विस दोगे, वो बहुत ही हाइजीनिक और जो प्रोटोकॉल को लेके फॉलो अच्छी तरह से करने वाली होनी चाहिए। फिर आप बाद में क्लाइंट से फीडबैक पूछ सकते हो कि मैडम आपको ये सारे प्रोटोकॉल जो हमने फॉलो किए वो कैसे लगा। उसके लिए आप उनका एक रिटर्न फीडबैक ले लीजिए या फिर आप डिजिटल फीडबैक ले लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल है आप उनका फीडबैक या वीडियो फॉर्म में फीडबैक ले लीजिए, वो भी बहुत ही आसान होगा। अभी ये जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस होते हैं वो क्या है, तो जैसे हम जब भी सैलून अभी शुरू कर चुके हैं, तो आप क्लाइंट को एक मैसेज करिए कि हम लोगों ने सैलून ओपन किया है और हम आपको बुलाना चाहते हैं वापस सर्विसेज, इस तरीके से सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके हम आपको सर्विस देंगे। इसका भी एक वीडियो आप बना सकते हो। ये जो जनरल प्रैक्टिस आप फॉलो करोगे उसका एक अच्छे से मैसेज बना के आप आपके क्लाइंट को भेज सकते हैं, या पिक्चर फॉर्मेट में एक अच्छा सा मैसेज तैयार करके भी आप उनको भेज सकते हैं। उसी के साथ जैसे स्टूडेंट है अगर कोई, क्योंकि ये सिर्फ हमें क्लाइंट के लिए फॉलो नहीं करना है, हमें हमारे स्टूडेंट के लिए भी ये सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। तो ये सारे प्रोटोकॉल जब भी हम स्टूडेंट के लिए भी फॉलो करेंगे तो उनको भी आप एक मैसेज भेज सकते हैं कि हमने इंस्टीट्यूट को शुरू किया है और इस तरीके से सारी चीजें हम हमारे इंस्टीट्यूट में फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट भी आने से डरेंगे नहीं। फिर स्टूडेंट भी आते हैं तो हमें उनके लिए भी डिस्टेंस पॉलिसीज को मेंटेन करना है, हाइजीन सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में उनको भी हमें अच्छे से ट्रेनिंग देना है। लंच के बारे में, ब्रेक टाइम में दो स्टूडेंट साथ में और एक दूसरे के नजदीक ना बैठे, इस प्रोटोकॉल को भी हमें फॉलो करना है। उनका जो यूनिफॉर्म होगा वो भी वो फ्रेश यूनिफॉर्म पहनेंगे, उसके ऊपर भी एप्रन, डिस्पोजेबल कैप्स, मास्क, शावर कैप्स, हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड, ये सारी चीजें हम उनके लिए भी सेम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे और उसका भी हम एक रिकॉर्ड रखेंगे, उनको भी हम ट्रेनिंग देंगे। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हमें ये न्यू नॉर्मल में फॉलो करनी है। अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमें चैट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं और मैं उनका आंसर देना पसंद करूंगी। और हमारा जो कल का सेशन होगा उसका भी लिंक मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। तो कल का हमारा जो सेशन है वो लास्ट सेशन है हिंदी इस विषय का, और वो दोपहर को 3 बजे होगा। और कल से हम इंग्लिश सेशन भी कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में सिडेस्को सैनिटेशन एंड स्टरलाइजेशन अवार्ड ट्रेनिंग का। तो वो सेशन हमारा होता है 8 to 9 PM। तो आज रात को भी 8 to 9 PM हमारा ये सेशन होगा। तो मैं आप सब यहाँ पे आज आपके प्रेजेंटी के लिए, और आप आए, आपने अच्छे से ट्रेनिंग लिया, उसके बारे में मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और मैं अभी मेरा यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करती हूँ। सो थैंक यू सो मच। और किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी देखना मैं पसंद करूंगी। Okay, if we miss yesterday's session, then how to watch it? यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारा जो ये सेशन चल रहा है ये फेसबुक लाइव भी चल रहा है। तो आप जरूर हमारा जो लीना खांडेकर फेसबुक पेज है उसके ऊपर जाके आप ये जो सेशंस है लाइव, जिस किसी ने भी इसको मिस किया है आप जरूर देख सकते हैं। अभी और कोई सवाल है किसी को? क्वेश्चन पेपर हिंदी में होगा क्या? यस, ये क्वेश्चंस जो होंगे, ये जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन होगी, आप एक तो इंग्लिश
हिंदी या मराठी, इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज करके दे सकते हैं। जैसे आप जिस किसी को भी इस एग्जामिनेशन को अपीयर होना है, आप हमें आपका नाम, नंबर और ईमेल आईडी भेजिए। हम आपको एग्जामिनेशन लिंक और रजिस्ट्रेशन कोड भेजेंगे। उसके बाद जैसे आपको वर्कबुक मैंने कल बताया था कि 8 घंटे का एक वर्कबुक है, उसको पढ़ने के बाद आप इस एग्जाम को जरूर अपीयर हो सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी चैट विंडो में हमारा ईमेल आईडी डाल रही हूँ। तो उस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें आपका नाम, नंबर और ईमेल आईडी दोनों भेज सकते हैं और हम आपको लिंक और रजिस्ट्रेशन कोड भेजेंगे। मैंने दिया है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो हम हमारा टेलीफोन नंबर जो कि व्हाट्सएप नंबर है वो भी मैं आपको दे के रखती हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें पूछ सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से अबाउट कल का सेशन, कल फॉर प्रतीक्षा मैं आपको कल के सेशन के लिए लिंक दे देती हूँ। फेसबुक पेज है हमारा लीना खांडेकर ऑफिशियल, इस पेज के ऊपर जाके आप कल का सेशन दे सकते हैं। और अगर किसी को 6 अगस्त के सेशन के लिंक चाहिए तो वो भी मैं एक बार आपको दे देती हूँ। तो उस लिंक के ऊपर आप जरूर रजिस्टर करवा के यू कैन अटेंड टुमारोज सेशन। जस्ट अ मिनट। और ये जो लिंक होती है ना, ये एवरीडे हम लोग फेसबुक पे भी डालते हैं। तो अगर किसी ने मिस किया, अभी कॉपी करके रखना, तो आप ये लिंक जरूर फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे वापस एक बार पेस्ट कर रही हूँ ये लिंक। प्लीज आप अपने पास इसको कॉपी कर लीजिए। और इसी तरह से मैं आप सबको आज के सेशन के लिए थैंक यू करना चाहूंगी। सो थैंक यू सो मच and have a lovely evening. Thank you once again.